Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Superhuman. हिंदुस्तान के संदर्भ में टेलीफोन वाले सर्वे पे आप विश्वास मत कीजिए, ऐसा मेरा कहना होगा। दो कारण हैं। एक तो टेलीफोन पे हम किसी को अपने दिल की बात बता दें, ऐसा होता नहीं है किसी अनजान व्यक्ति को। जो काम मनरेगा का उन्होंने किया या जो भी फूड सिक्योरिटी की आवाज दुहाई दी जा रही है कि भाई हमने बनाया था, आधार हमने बनाया था, लेकिन उसको ओन अब जो है मोदी सरकार ने कर दिया। इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, इसके बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता, और जिसको संदेह है उसे मैं चुनौती देता हूं। एक टर्म बहुत इस्तेमाल में आ रहा है कि ये चुनाव ठंडा चुनाव है। अंडर करंट है वो स्थानीय स्तर पर है, वो कुछ सीटों तक है, और लहर जो होती है वो सब सीटों पर। देखिए, लहर तो नहीं है, अब और कुछ भी है। ये नहीं है कि आप किसी भी सवाल के जवाब में मोदी कर दें और बस फिर चर्चा बंद हो जाए। नहीं, अब लोग सवाल पूछ रहे हैं। नमस्ते, मैं अविचल दुबे न्यूज तक के इस वीकली शो साप्ताहिक सभा में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। लगातार चुनावों में जो रंगत बदल रही है, चुनावों में जो एक नई पिक्चर सामने आ रही है, उसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। आज जब बातचीत कर रहे हैं तो आज हमारे साथ खास मेहमान है, इसलिए पहले ही मैं इंट्रोड्यूस कर दूं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और कह सकते हैं कि राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, अब जो भी विशेषण सर को चुनना होगा वो चुनेंगे। हमारे साथ जो हैं आज योगेंद्र यादव जी मौजूद है। सर, आपका खूब सारा स्वागत है। और हमारे साथ तक चैनल्स के हेड मिलिंद खांडेकर साहब मौजूद हैं। सर, ये चुनावों को लेकर जो लगातार प्रेडिक्शंस होते हैं, ओपिनियन पोल्स आते हैं, लेकिन जो सर्वे आते हैं, खासतौर पर CSDS लोकनीति का जो सर्वे होता है, काफ़ी आधार होता है, प्रश्नावली काफ़ी मजबूत होती है। उस तौर पर अगर देखें तो सबसे बड़ा सवाल मेरा यही आ रहा है कि वहाँ पर 11-12% जो है, ये कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस के मुकाबले NDA को बढ़त है। अब 12% वोट की अगर बढ़त कोई सर्वे दिखा रहा है तो एक तो गेम चेंजर है सीधे सीधे। अविचल भाई, शुक्रिया। जैसा आपने इशारा किया, मैं कोई राजनीतिक विश्लेषक अब हूं नहीं, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं जी। और एक जमाने में सर्वे करता था, अब करता नहीं। और जब मैं सर्वे करता था तब तमाम लोग टीवी चैनल पे बैठ के कहते थे, अरे नहीं ये तो झूठा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, वो होगा। और हम बैठ के पीछे हंसते रहते थे कि चलिए परिणाम आ लेने दीजिए, तब देख लेंगे, है ना। तो वैसा काम तो मैं करना नहीं चाहता है। और खास तौर पे आपने चूंकि CSDS का सर्वे सर्वे वगैरह क्योंकि पहले करता था तो देखता तो हूं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं देखता भी नहीं हूं, पता हिसाब भी नहीं रखता, देखता तो हूं। लेकिन जिस तरह के औजार आज उनके पास हैं वो मेरे पास है नहीं। देखिए, बीमारी को देखने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप माथे पे हाथ रख के कहें बुखार है, दूसरा आप थर्मोमीटर लगा के बताएं कि 102 नहीं अब 103 हो गया है। तो ये देखने के लिए कि बुखार 102 है, 2.5 है, 3 है, 3.5 है, 1.5 है, ये देखने के लिए आपको थर्मोमीटर चाहिए, जो मेरे पास नहीं है। लेकिन ये देखने के लिए कि बुखार है कि नहीं, 102 है कि बिल्कुल ठीक ठाक है, वो आप हाथ लगा के पता कर सकते हैं। तो मेरे पास तो सिर्फ अभी हाथ ही है, थर्मोमीटर है नहीं, तो मैं थर्मोमीटर वालों का मुकाबला नहीं करना चाहता। बस एक जरूर बात कहना चाहता हूं, वो ये कि आजकल एक नया मामला चला है कि वो थर्मोमीटर शरीर पे नहीं लगाते, कहीं दूर से बैठ के, वो जो कोविड वाले जमाने में चला था ना, दूर से कुछ बता देते थे कि आपको बुखार है कि नहीं है। उसमें अभी तक मेरा विश्वास नहीं बन पाया है। मेरा मतलब है कि कई सर्वे ऐसे होते हैं जो दरअसल टेलीफोन पे किए जा रहे हैं। CSDS ऐसा नहीं करता, इसलिए CSDS पे हम जरूर बात करेंगे। लेकिन देश में बाकी जितने बड़े बड़े सर्वेक्षण दिखाए जा रहे हैं टीवी चैनल पे, ये सारे, और दिक्कत ये है कि आपको कभी बताते भी नहीं है ईमानदारी से मुंह खोल के कि भैया हमने टेलीफोन पे किया। कहते हैं हमने कैटी सर्वे किया। कैटी क्या है? कैटी का मतलब है कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोनिक इंटरव्यू, यानी कि एक कंप्यूटर पे नाम होते हैं, नंबर आ जाता है कोई रैंडम, और उससे फोन पे बात की जाती है। हिंदुस्तान के संदर्भ में टेलीफोन वाले सर्वे पे आप विश्वास मत कीजिए, ऐसा मेरा कहना होगा। दो कारण है। एक तो टेलीफोन पे हम किसी को अपने दिल की बात बता दें, ऐसा होता नहीं है किसी अनजान व्यक्ति को। दूसरा ये कि हिंदुस्तान में आज भी निचले तबके में 10-20% कम से कम लोग ऐसे हैं जिनके पास टेलीफोन नहीं है। घर में अगर एक टेलीफोन है तो कम से कम वो 60 साल की बूढ़ी अम्मा के पास नहीं होता, वो किसी और के पास होता है। इसलिए भारतीय समाज का पूरा अंदाजा आपको टेलीफोन के सर्वे से मिल जाएगा, ऐसा मैं नहीं मानता। और इसलिए टेलीफोन के सर्वे को मैं देखता तो हूं, लेकिन देखने के 1-2 मिनट बाद पता नहीं क्यों मैं भूल जाता हूँ सर्वे में क्या कहा था, क्योंकि वो कहीं रजिस्टर नहीं करता मेरे साथ। लेकिन CSDS का सर्वे गंभीर है।
ये CSDS पे बाकी कुछ भी हो, कम से कम इतना तय है कि वो सचमुच सर्वे करते हैं, सचमुच जमीन पे जाते हैं और जमीन पे जो मिला वो आके रिपोर्ट कर देते हैं। मैं उससे सहमत हूं असहमत हूं अलग बात है, लेकिन उसको गंभीरता से लेना चाहिए। मैं सहमत हूं इस बात से। दो बातें जो कॉन्ट्ररी लगी उस सर्वे में, एक बात तो ये लगी कि जो महंगाई और बेरोजगारी है, हालांकि ये हमने पहले भी देखा है कि हर सर्वे में ही आता है, लेकिन जो लोग महंगाई या बेरोजगारी को मुद्दा मानते हैं उनकी संख्या 2019 के मुकाबले एक केस में 16% बढ़ी है, एक केस में 11% बढ़ी है। मतलब लगभग आधे लोग जो कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी हमारे लिए बड़ा मुद्दा है, और राम मंदिर या हिंदुत्व जो है वो सिर्फ 10% लोगों ने कहा कि हमारे लिए ये मुद्दा है। तो एक तो ये बात कि भाई अगर लोगों की ज़िंदगी में ये दिक्कतें हैं, जैसे कि अविचल ने कहा कि फिर भी वोट वो जो है मोदी को ही दे रहे हैं, पहली बात ये है। पहले इस पे बात कर लेते। फिर दूसरा मेरा सवाल वो था कि जो गैप था, जो लोग सरकार चाहते हैं और जो लोग सरकार नहीं चाहते हैं, वो 2019 के मुकाबले घटा है। पहले 12% का था, वो 5% पर है। तो इन दोनों चीजों को हम एक एक करके बात करेंगे, लेकिन ये आप कैसे देखते हैं इनको? देखिए, CSDS सर्वेक्षण जो हुआ उसका मुख्य उद्देश्य चुनाव की भविष्यवाणी करना नहीं। ये आपने देखा भी होगा, उन्होंने कोई सीटें नहीं बताई हैं, कोई राज्यवार भविष्यवाणी नहीं की है। मुख्य उद्देश्य उसका था देश के मुद्दों को पता करना, लोगों के मन में क्या बात है, कौन से प्रमुख मुद्दे हैं, उसके लिए किसे जिम्मेवार ठहराते हैं, क्या उनका मत। और वहां जो मैं देखता हूं वो बात वही है जो मुझे अपने घूमने पर भी दिखाई देती है। तो मतलब जो हाथ लगा के दिखता है और थर्मोमीटर से दिखता है, दोनों लगभग एक ही चीज है। पहली बात, इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, इसके बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता। और जिसको संदेह है उसे मैं चुनौती देता हूं कि आप मेरी बात मत मानिए, आप CSDS की बात मत मानिए, आप टीवी की बात मत मानिए, आप बाहर निकलिए, किन्हीं 5 नवयुवकों से बात कर लीजिए। आप किसी गांव में जाइए, 5 परिवारों में चले जाइए, पूछिए कि बच्चों की क्या स्थिति है, बेरोजगारी है कि नहीं। आप बीजेपी के समर्थकों से बात कर लीजिए, वो आपको बता दें। मेरा तो अनुभव ये रहा कि बेरोजगारी और महंगाई, इन दो मुद्दों की बात होते ही बीजेपी के समर्थक भी चुप हो जाते हैं। और उनसे जब पूछा जाता है तो वो भी मतलब देखिए, ये शगुफा चलाना बैठ के बहुत आसान है। कहीं गांव में टीवी के चाय के ढाबे पे बैठ के ये कहना आसान है कि हमने लद्दाख में चीन के छक्के छुड़ा दिए। ये कहना भी संभव है कि चीन नहीं, हम चीन के अंदर घुस गए थे, कोई घुसा नहीं, इत्यादि सब बातें कहना संभव है। लेकिन गांव में चाय की दुकान पे खाट पे बैठ के ये कहना संभव नहीं है कि बेरोजगारी कम, क्योंकि वहीं पे लोग एकदम आपको बता देंगे, अरे क्या बात कर रहा है, इसके घर में देख तो उसके घर में देख, इत्यादि। तो पहली बात, ये बात बिल्कुल साफ है कि बेरोजगारी और महंगाई इस देश के सबसे बड़े मुद्दे हैं और लोगों के मन में इसके बारे में चिंता पहले से ज्यादा तीखी हुई। ये बात सच है कि महंगाई इस देश में हमेशा मुद्दा रहा, क्योंकि महंगाई का मतलब इन्फ्लेशन से नहीं होता, महंगाई का मतलब गरीबी से होता है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि महंगाई मुद्दा है तो वो दरअसल ये कह रहा है कि जो चीज मैं खरीदना चाहता हूं वो खरीदने लायक पैसे मेरी जेब में। महंगाई सदैव शाश्वत मुद्दा है इस देश का। लेकिन जैसा आपने इशारा किया मिलिंद जी, 2019 की तुलना में महंगाई और बेरोजगारी, ये दोनों चीजें बहुत बड़े मुद्दे हैं। तो और यही नहीं, आप लोगों से एक और भी सवाल है उस सर्वेक्षण में कि लोगों की आर्थिक स्थिति कैसे, अपनी परिवार की व्यक्तिगत स्थिति कैसी है, कितनी बेहतर है, खराब हुई है, उसके बारे में चिंता है। तो कुल मिला के ये, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आर्थिक स्थिति, आर्थिक मुद्दा इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। किसान, इसमें तीसरा सवाल आप किसान की स्थिति का जोड़ दीजिए, ये इस देश के सबसे बड़े मुद्दे हैं, इसके बारे में कोई संदेह नहीं। लेकिन ये बात भी सच है कि लोगों के मन में चिंता होना, असहजता होना, गुस्सा होना, उससे अपने आप वोट नहीं बन जाता। जो लोगों के मन में बात है उसको मुद्दा बनाना राजनीतिक दलों का काम है। मुद्दा बनता नहीं है, मुद्दा बनाया जाता है। अगर ये स्थिति देश में होती, और आप एक क्षण के लिए सोचिए कि बीजेपी विपक्ष में होती, मैं आपको विश्वास से बता सकता हूं कि डंका बजा बजा के बीजेपी मतलब इसको हर गांव में, हर घर में सबसे बड़ा मुद्दा बना दे। तो लोगों के मन में असंतोष और गुस्सा तो है, क्या वो चुनावी मुद्दा प्रभावी रूप से बन पा रहा है, ये पहला सवाल।
और दूसरा सवाल ये है कि मुद्दा बनने के बाद क्या लोगों को बीजेपी की तुलना में विपक्ष बेहतर नजर आता है इसका समाधान करने के लिए, उससे वोट तय होता है। तो असंतोष सीधे सीधे वोट में नहीं जाता, लेकिन असंतोष है, इसमें कोई संदेह नहीं। दूसरा मैंने ये कहा था योगेंद्र जी की जो 2004 से ट्रैकर मैंने देखा सीएसडीएस के सर्वे में, तो सिर्फ वो 2004 में ही गलत साबित हुआ था कि ये सरकार लौट के आएगी। लेकिन उसके बाद में जितने भी सर्वे में जब जो सवाल पूछा गया, जवाब वही मिला कि 2009 में कांग्रेस लौट के आई या 2014 में कांग्रेस हार गई और बुरी तरह से हारी, जैसा कि उस सवाल के जवाब में कहा गया था। 2019 में भी भाजपा लौट के आ गई। तो 2024 में भी लग रहा है कि 44% लोग चाहते हैं कि लौट के आए, लेकिन जो चाहते कि नहीं लौट के आए वो 39% है। मतलब जो गैप 12% का था 2019 में, वो घट गया 5% पे आ गया है। तो मेरा ये सवाल है कि ये इस आंकड़े को आप कैसे देखते हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और जैसा आपने कहा कि सीएसडीएस के सर्वेक्षण का एक अच्छी बात ये है कि वो एग्जैक्टली उसी शब्दावली में उसी सवाल को साल दर साल पूछते हैं, तो इसलिए आप हमेशा तुलना कर सकते हैं, जो आपने बहुत अच्छी तुलना करके बताई। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आइडिया देता है कि सरकार के बारे में लोग कितने संतुष्ट असंतुष्ट। 2019 का जो चुनाव था, वहां जैसा आपने बताया बिल्कुल एक तरफा जवाब लोगों का था, और दरअसल बालाकोट और पुलवामा वगैरह के बाद और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद तो कोई चुनाव बचा ही नहीं था, बिल्कुल एक तरफा मामला हो गया था, जो कि उस आंकड़ों में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। इस बार मामला बहुत टाइट है, 5% का फासला। 5% के आधार पे आप ये कह सकते हैं कि देखिए अभी भी सरकार आगे है, हाँ करने वाले लोग ज्यादा हैं, ना करने वाले लोग कम हैं। मैं आपको याद दिलाऊंगा कि 2004 में भी लगभग वैसी स्थिति थी, जो मुझे मोटे तौर पे याद है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को एक और मौका मिलना चाहिए, ये कहने वालों की तादाद थोड़ा ज्यादा थी, ना कहने वालों की तादाद थोड़ा कम थी। लेकिन सीधे सीधे ट्रांसलेट नहीं होता, तो इसलिए एक तो इससे साबित, तो दूसरी चीज जो हम कह सकते हैं, पहली चीज जो हमने कही, देश के प्रमुख मुद्दे क्या है, ये बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। दूसरा कि पिछली बार की 2019 की तुलना में मोदी सरकार की पॉपुलैरिटी पहले से घटी। ऐसा नहीं है कि मोदी जी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा घटी हो, ऐसा मुझे नहीं पता, और मैं ये भी दावा नहीं कर रहा हूं कि कोई और विपक्ष का नेता है जो मोदी जी की तुलना में ज्यादा लोकप्रिय हो गया है, वो दावा सही नहीं होगा आज की स्थिति में, कम से कम इसका प्रमाण नहीं। लेकिन क्या केवल मोदी जी का नाम लेके आप बाकी सब मुद्दों को खत्म कर सकते हैं? 2019 में मुझे याद है, जब हम घूम रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, तो आप कोई भी प्रश्न पूछ लीजिए, जवाब होता था सर्जिकल स्ट्राइक, जवाब होता था मोदी। अब ये स्थिति नहीं है। मैं तो गांव गांव घूम रहा हूं, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, पंजाब, यहाँ घूम के आया हूं। साथियों से बात होती है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बाकी इलाकों के बारे में भी। अब और कुछ भी है, ये नहीं है कि आप किसी भी सवाल के जवाब में मोदी कर दें और बस फिर चर्चा बंद हो जाए, नहीं। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इस एमपी ने काम किया कि नहीं, आया कि नहीं, सवाल जाति के समीकरण के बारे में हो रहे हैं, सवाल लोकल इश्यूज पे हो रहे हैं। तो एक नॉर्मल पॉलिटिक्स वापस आ रही है, और मेरे लिए ये सबसे शुभ संकेत है। सर ने जो बताया कि विपक्ष, मतलब अगर ये 2013 वाली सिचुएशन होती तो डंका बजा बजाकर बीजेपी घर में बताती थी कि इश्यूज ये हैं, तो ये तो अभी वर्तमान की विपक्ष की विफलता है ना, उनकी स्ट्रेटेजी खराब है कि वो इतने बड़े इश्यूज को लोगों तक कन्वे नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, पर ये अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कम्युनिकेशन उनका हमेशा कमजोर पक्ष रहा है, कम से कम पिछले 20-30 सालों में हमने जो देखा है जी, कि जब सरकार में भी थे तब वो यही कहते थे कि हम अपनी बात जनता तक पहुंचा नहीं पा रहे, जो काम कर रहे हैं, जो काम मनरेगा का उन्होंने किया, या जो भी फूड सिक्योरिटी की आवाज दुहाई दी जा रही है कि भाई हमने बनाया था, आधार हमने बनाया था, लेकिन उसको ओन अब जो है मोदी सरकार ने कर लिया है। तो विपक्ष में रहते हुए उम्मीद की जाती है कि आपका कम्युनिकेशन बेहतर होगा, और वो बेहतर पहले से हुआ है, लेकिन अभी भी वही चैलेंज बना हुआ भी। और जैसे हमने कहा ना कि उसकी जब बीजेपी से मुकाबला होता है, जो योगेंद्र जी ने भी पिछली बार जिक्र किया था कि वो बीजेपी को जब तक हरा नहीं सकती है तब तक जो है वो बीजेपी को हटा नहीं सकती। डायरेक्ट फाइट जिसे हम कहते हैं, कि 175 सीटों में पिछली बार बीजेपी जीती और 15 सीटों पर कांग्रेस जीती। मैं इसी में जोड़ रहा था, बिल्कुल ठीक। आपने राशन का जवाब उदाहरण दिया, बहुत अच्छा उदाहरण। आप गांव में घूमिए, आप लोगों से बात कीजिए, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में जो मैंने की। अब आप और मैं जानते हैं कि एनएफएसए की शुरुआत कांग्रेस के जमाने में हुई,
और उस एनएफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के कारण ये प्रावधान बना कि राशन देना होगा, और ये कोई अब सरकारी स्कीम नहीं है, ये कानूनी प्रावधान है, आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जनता के बीच में जाएं तो जनता को ये इंप्रेशन है कि भाई ये मोदी जी की स्कीम है, कुछ मोदी जी लेके आए हैं, तो जाहिर है उसका फायदा उनको मिलता है। दूसरा आप लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड वाला। अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आया है, मेरे विचार से स्वाधीन भारत का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसका प्रमाण मौजूद। बोफोर्स के बारे में आरोप था, प्रमाण कोर्ट में साबित नहीं हो पाया। राफेल के बारे में आरोप था, कभी उसका प्रमाण मिल ही नहीं पाया। 2G के बारे में अनुमान था। ये तो बिल्कुल प्रूवन चीज है ना, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, इसका तो मनी ट्रेल प्रूव हो गया। इतना बड़ा घोटाला। और जब मैं गांव गांव घूम रहा था, पता नहीं CSDS सर्वेक्षण में शायद उन्होंने पूछा नहीं है इसके बारे में, लेकिन जब मैं गांव गांव घूम रहा था, मुझे लगा कि देखो मुश्किल से 10% लोगों को उसके बारे में पता था। और जब पता भी था तो हाँ जी चंदा लिया है, देखो चंदा तो सब पार्टियां लेती हैं। लेकिन ये जो सारा लेन देन का खेल हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड में, कि आज बीजेपी ने चंदा लिया और उसके 2 महीने बाद उस पार्टी को उस कंपनी को ठेका दे दिया, या कि पहले उसके पक्ष में पॉलिसी बना दी, फिर 3 महीने बाद उनसे दक्षिणा ले ली। ये सब जो खेल है ये जनता तक नहीं पहुंच पाया है। तो ये बात सही है कि जो कम्युनिकेशन, और देखिए अगर कांग्रेस और विपक्षी दल कम्युनिकेशन में अच्छा होते तो मोदी जी आज प्रधानमंत्री होते ही। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि जितना प्रभावी कम्युनिकेशन करना चाहिए उतना विपक्ष नहीं कर रहा है। उतना मेरे को जमीन पे भी महसूस हुआ, क्योंकि मुद्दों की तो कोई कमी नहीं है, और मुद्दे और असंतोष तो इतना ज्यादा है कि अगर विपक्ष, अगर कोई बीजेपी जैसा प्रभावी कम्युनिकेटर होता, इतनी मशीन होती, और अगर मीडिया का इतना सहारा नहीं, अगर मीडिया ईमानदारी से ही अपना काम कर देता, सहारा देना छोड़िए, तो बीजेपी को 100 सीट लेने के लाले पड़ जाते इस देश के अंदर। भयंकर इनके विरुद्ध वेव आ सकती थी। वैसा सब नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है, और क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया अपना काम ईमानदारी से बिल्कुल नहीं कर रहा है। बिल्कुल सीधे सीधे प्रधानमंत्री की चाटुकारिता के अंदर लगा हुआ है मेन स्ट्रीम मीडिया। इससे जनता को शक हो गया है। जनता अब गोदी मीडिया जैसे शब्द इस्तेमाल करने लग गई है। लेकिन शक होने भर से काम नहीं चलता, जनता के पास सूचना नहीं पहुंच पा रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घोटाला है, उसकी सूचना जनता तक पहुंच नहीं पाती है, तो जनता क्या कर पाएगी? ये सब दिक्कत। तो असंतोष है, लेकिन वो असंतोष एक राष्ट्रीय मुद्दे की शक्ल ले और वो फिर वोट की शक्ल ले, इसके बीच में कई फांक हैं, वो सच्चाई। आपने जिस बात का जिक्र किया कि अभी भी चुनाव खुला है, बिल्कुल सही बात है, चुनाव पूरा खुला हुआ है, लेकिन एक टर्म बहुत इस्तेमाल में आ रहा है कि ये चुनाव ठंडा चुनाव है। कई टर्म होते हैं जिनको हमें समझना ज़रूरी हो जाता है, मिलियन सर भी इसको बताएंगे, लेकिन ठंडा चुनाव है, इसका मतलब क्या है? क्या चुनाव में प्रचार में गति नहीं है, या फिर जो है गति है लेकिन लोग उससे कन्विंस नहीं हो पा रहे? हो क्या रहा है? ठंडा चुनाव है तो दिख रहा है। दो चीजें मैं देख पाता हूं। एक तो दीर्घकालिक चीज है, वो है, मिलिंद भाई जानते होंगे, 20 साल पहले जब भारत में चुनाव हो रहा है, इसकी घोषणा आपको किसी को करनी नहीं पड़ती थी, बताना नहीं पड़ता था। सारा शहर पोस्टरों से, झंडियों से, दीवार लेखन से पटा हुआ होता, और सब जगह रिक्शा पे, माइक पे कुछ ना कुछ चल रहा होता था, बौ 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 कुछ चल रहा होता था। आपको पता था भारत में चुनाव आ गया, ये उत्सव था, ये जन उत्सव। वो चीज तो धीरे धीरे समाप्त कर दी गई है, चुनाव आयोग ने समाप्त की है, इतने सख्त पाबंदियां लगा के समाप्त की है, और ये सब इस तर्क से समाप्त किया गया है कि इससे चुनाव क्लीन हो जाएंगे, इससे पैसे का जोर कम हो जाएगा। मेरी अपनी मान्यता है कि इससे पैसा वैसा कतई कम नहीं हुआ है, पैसा पहले से ज्यादा बढ़ा है चुनाव के अंदर। बस ये है कि जो टेबल के ऊपर से दिया जाता था वो टेबल के नीचे से दिया जा रहा है, और कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन उससे चुनाव की रंगत खत्म हो गई है। इस बार जब मैं घूम रहा था, अभी मैं कोई 1000-1500 किलोमीटर की यात्रा करके आया, और कहीं कहीं मोदी जी की बड़ी सी होर्डिंग दिख जाती थी, केसरिया रंग वाली, जिसमें कोई नारा होता था।
बाकी आप 50-50 किलोमीटर निकल सकते थे और आपको कोई होर्डिंग दिखाई नहीं देता था उस इलाके में जहां चुनाव हो रहा है पहले फेज का। तो एक तो ये ठंडक का है, जिसका मतलब है कि बाहरी तौर पे उतनी होर्डिंग, प्रचार सामग्री दीवार पे, सड़क पे दिखाई नहीं दे रही। दूसरा ये भी है कि चुनावी सभाएं भी कम हो गई। पहले चुनावी सभा होती थी, चुनाव सभाओं से होते थे, चुनाव सड़क पे, गलियों में होते थे। अब चुनाव टीवी स्क्रीन पे होते हैं और उससे भी ज्यादा कैमरे की, जो अपना टेलीफोन की स्क्रीन के ऊपर हो रहे हैं। तो चुनाव उस लिहाज से भी ठंडा लगता है। तीसरा एक और कारण हो सकता है, वो ये कि जो बीजेपी के समर्थन में उछल उछल के लोग बोलते थे, उन्हें उछल के बोलने का कारण तो अभी बचा नहीं। लेकिन जो बीजेपी के विरुद्ध बोलते थे उनकी आवाज भी मुखर अभी नहीं, जिसके चलते एक ठंडक महसूस होती है। यानी कि वो जो कीन कॉन्टेस्ट होता है ना, सड़कों पे लोग एक दूसरे को पकड़ते हैं, कॉलर पकड़ते हैं, गालियां देते हैं, सब कुछ होता है, वो नहीं हो रहा। और उसका एक कारण यह है कि मोदी समर्थकों का, चाहे वोट उनको डाल देंगे काफी लोग, लेकिन उनका उत्साह मन से कम हो गया। ये मैंने बहुत जगह देखा। राजस्थान में मैंने अग्निवीर के सवाल पे कई लोगों से चर्चा की, क्योंकि इस बेल्ट से हम गुजर रहे थे, सीकर, झुंझुनू, चूरू, जहां से बहुत लोग आर्मी में जाते हैं। और उस पे आरएसएस के लोग एक शब्द बोलने को तैयार नहीं थे। जो मतलब जिसने 5-10 मिनट पहले बोला था, जी मैं आरएसएस का हूं, मैं इस इलाके से हूं, मेरे पिताजी ये करते थे, वो आदमी सिर झुका के चुपचाप से बैठा हुआ, नहीं जी देखो इस पे तो कह रहे हैं पुनर्विचार होगा इत्यादि। तो बीजेपी के समर्थक के पास आज उनके पक्ष में उस तरह की बातें बोलने को नहीं है। वो भी एक ठंडक का कारण। सर, योगेंद्र सर ने ये जो ठंडा चुनाव है इस टर्म को बताया किस तरीके से, उसकी वजह क्या है। लेकिन हम इसको इस तरीके से भी रिफ्लेक्शन में देख रहे हैं कि विपक्ष में वो जान भी नहीं बची है। मेरा मतलब जान में आई मीन कि वो जो बिखराव होता है वो बहुत ज़्यादा होता रहा, तो इसलिए कि वो अपनी आवाज़ को तेज़ करें वो भी नहीं दिखाई देता है। नहीं, मुझे लगता है कि अभी चल इसमें पार्टियों को आप दोष नहीं दे सकते, क्योंकि पार्टियां अपना काम कर रही, प्रचार जो भी करना है वो। मुझे लगता है कि जो योगेंद्र जी ने बात कही कि एक कहीं ना कहीं उदासीनता है, मतलब वो क्या, उसका कारण क्या है मैं नहीं जानता। और अभी तो आज पहले फेज के भी पूरे आंकड़े नहीं आए कि कितना मतदान हुआ है जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसके लिए हमें मतलब जैसे एक मौसम को लेकर भी एक रिसर्च हुई कि भाई जहाँ जितना पारा बढ़ता उतना वोटिंग पर असर पड़ता, जैसे विदर्भ जैसे महाराष्ट्र के इलाके। पर मैं ये कह रहा हूँ ये अभी चुनाव शुरू हुआ है, तो और ये लंबा चुनाव है, मतलब जून तक चलेगा ये, कम से कम अभी 1.5 महीना और बाकी है। तो ज़रूर अभी लग रहा है हमें कि चुनाव ठंडा है, क्योंकि पिछले बार भी मैंने नोएडा में ही मतदान किया था और अब नोएडा में जैसे अगले हफ्ते मतदान है, तो आज ही मेरे पास फ़ोन पर मैसेज आ रहे थे। लेकिन तब भी मुझे ऐसा कोई, जिस इलाके में हम रहते हैं, खास करके दिल्ली में या नोएडा में, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ वैसे ही प्रचार कम हो गया या ठंडा हो गया। बाहर की बात जो योगेंद्र जी ने कही हुई, पहले पोस्टर लगे रहते थे, कॉलेज के चुनाव होते थे तो ऐसे होते थे कि जैसे मतलब पूरा कॉलेज रंग दिया जाता था। वो लोकसभा और विधानसभा तो बहुत बड़ी बात हो गई, पर वो सब अब जाता रहा। लेकिन मुझे लगता है जो गौर करने वाली बात है, जो कि वोट परसेंटेज से पता चलेगा कि क्या उदासीनता आई वहाँ भी रिफ्लेक्ट हुई है कि नहीं हुई है, कि लोगों में अगर मतलब, और वो भी खास करके जो समर्थक है, वो हो सकता है वो वोट डालने चले जाएंगे या उनके पास अभी, पर ये बात तो है कि जो जोश था, जो उत्साह था, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा योगेंद्र सर आपसे, कि हम अपने कार्यक्रम के आखिर में हैं, कि क्या ये चुनाव किसी लहर के साथ है या किसी व्यक्ति विशेष के सेंट्रिक होकर है? मुद्दे तो अब आप जैसे कह रहे हैं कि वो उठने चाहिए थे, वैसे उठे नहीं, सर्वेक्षण में आया लेकिन बात बनी नहीं। लेकिन क्या जो लहर की बात होती है, जिसको सर ने भी पूछा, वो लहर किस तरफ जाएगी, या जो ये जो बात आई है कि साहब की मुद्दे हैं अपनी जगह, लेकिन जो रिफ्लेक्शन है कि वोट साहब इधर ही देंगे। देखिए, लहर तो नहीं है, ये तो स्पष्ट है। जैसे 2019 की लहर आंख से दिखाई देती, 2014 की लहर आंख से दिखाई देती, वैसी लहर तो नहीं। दो चीजें हैं। बीजेपी को एक स्ट्रक्चरल एडवांटेज है, कुल मिला के पलड़ा बीजेपी की तरफ झुका रहता है, और उसकी वजह केवल मतदाता नहीं है, उसकी वजह टेलीविजन चैनल है, उसकी वजह मीडिया है, उसकी वजह बीजेपी का पैसा है। और
पुलिस और प्रशासन का खुल के खेल है, और इलेक्शन कमीशन का भी उनकी तरफ झुके रहना है। देखिए, ईमानदारी की बातें ये सब है, इसलिए बीजेपी की तरफ झुका हुआ पलड़ा वैसे रहता है। विपक्ष के लिए एक अंडर करंट, अब ये जो स्ट्रक्चरल एडवांटेज बीजेपी का वो भारी पड़ता है या कि विपक्ष का अंडर करंट भारी पड़ता है, वो हमें देखना है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं। ये जो हवा की बात हो रही है, लहर, राजस्थान में मैं घूमा, राजस्थान को मैं पहचानता हूं, बाकी इलाके क्योंकि मैं वहां पढ़ा भी हुआ, घूमा भी हूं, देखा भी है। मैं सर्वे में देखता हूं कहीं पे कि राजस्थान में 25 में से 25 सीट बीजेपी को दिखाई जा रही। मुझे तो लगता है कि या तो वो सर्वे वाले किसी दूसरे देश में गए थे या मैं किसी दूसरे देश में गया था। राजस्थान में बीजेपी की झाड़ू लग जाए ऐसी स्थिति कतई नहीं। और ये मैं कोई, ना मेरे पास कोई थर्मोमीटर है ना सर्वेक्षण है, लेकिन ये तो बिल्कुल उतनी साधारण बात है कि आप माथे पे हाथ लगा के बता सकते हो कि यार ये तो बुखार है या बुखार नहीं है। बिल्कुल उतनी स्पष्ट बात है कि राजस्थान में कांटे की लड़ाई है। अब मैं नहीं कहता कि कांग्रेस को 8 सीट आएंगी कि 10 आएंगी कि 6 आएंगी, ये मेरे पास थर्मोमीटर नहीं है। लेकिन कोई कहे कि राजस्थान में एक तरफा लहर चल रही है मोदी जी की, जैसे 14 और 19 में चल रही थी, तो ये बात सरासर झूठ है। चाहे किसी सर्वे के नाम से कह लीजिए, किसी से भी कह लीजिए, मैं इस पे विश्वास करने को कतई तैयार नहीं। उत्तर प्रदेश में क्या बीजेपी के वोट पहले की तुलना में बढ़ रहे हैं? मुझे इसका कोई संकेत नहीं मिला। हरियाणा में क्या बीजेपी के वोट वैसे ही हैं जैसे पिछली बार थे? बिल्कुल नहीं, गिर रहे हैं, घट रहे हैं, क्योंकि वहां एक बड़ा समुदाय उसके खिलाफ है। तो ये लहर कहां है? मुझे तो दिखाई नहीं देती। ये टीवी पे तो है। वैसे एक बात चलते चलते आपको और बता दूं, ये जो टेलीफोन के सर्वेक्षण होते हैं ना, वैसे तो इनको बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, लेकिन ये टेलीफोन के सर्वेक्षण अगर 3 या 4 बार हो तो उनका इंटरनल कंपैरिजन आपको करना चाहिए। मैं आपके दर्शकों को आमंत्रित करूंगा कि ये जो 2-3 बड़े बड़े टेलीफोन के सर्वे हुए हैं ना, उन्होंने मार्च में क्या कहा था और अप्रैल में क्या कहा था, उसकी आप तुलना कर लीजिए। और बेसिक निष्कर्ष ये है कि उन सब सर्वेक्षण, क्योंकि उनका लेवल जो वो बताते हैं वो तो गलत है, क्योंकि टेलीफोन के सर्वे ही ज्यादातर जाएंगे ही उन लोगों के पास जो बीजेपी के ज्यादा समर्थक होने की संभावना जिनकी ज्यादा रहती है, वो एक अलग खेल है। लेकिन मार्च और अप्रैल के बीच में उन सब सर्वेक्षणों ने कहा है कि बीजेपी पहले से उतर गई है। अब एक महीने में अगर उतर गई मार्च से अप्रैल तक, तो जैसा मिलिंद जी कह रहे थे कि मई के आखिर तक जाते जाते क्या स्थिति होगी, थोड़ा हमें उस पर भी गौर करना चाहिए। तो वैसी हवा दिखाई नहीं देती। ये बात जरूर है कि और जो मैं सवाल शुरू से ही पूछ रहा हूं, आपके शो पे पहले भी मैंने पूछा होगा कि भाई इन राज्यों में तो बीजेपी के संख्या कम होगी ही होगी। राजस्थान में, हरियाणा में, अभी मैं दिल्ली की बात नहीं करता, महाराष्ट्र में, लेकिन मिलिंद जी बेहतर जानते होंगे, कर्नाटका में और बिहार। तो मुझे बताइए, जब इतने राज्यों में बीजेपी की सीटें कम होंगी, जितनी भी, कोई कह सकता है 30 सीट कम होंगी, कोई कह सकता है 50 सीट कम होंगी, उनकी भरपाई कहां से होगी? तमिलनाडु से तो होगी नहीं। जितना भी विज्ञापन कर लीजिए, तमिलनाडु से तो उसकी भर्ती होने वाली, तमिलनाडु में 1-2 सीट आ जाए बीजेपी की तो गनीमत होगी। बाकी कहां से भरपाई होगी? अगर हम इसके कोई मेरे को कॉन्क्रीट बात बता सके तो फिर हम एक सार्थक चर्चा कर सकते हैं। नहीं तो 400 की डुगडुगी बजाने भर से 400 सीट तो आने वाली नहीं है ना। ये तो सच्चाई है। और इस सच्चाई को डुबाने के लिए, इस सच्चाई को दबाने के लिए तमाम तरह का प्रचार चल रहा है। और जब बहुत ज्यादा प्रचार चले तो मेरा होता है कि अच्छा 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लो, आराम से इस आंधी को निकल जाने दो, उसके बाद आंख खोल के देखिए। यही मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, यही मैं दर्शकों से भी अनुरोध। सर, आखिर में आपका भी कमेंट चाहूँगा कि जिस तरीके से 2 शब्द बराबर लिए जा रहे हैं, लहर या अंडर करंट, तो क्योंकि 2004 का चुनाव भी आपने देखा, 24 का चुनाव भी आप देख रहे हैं, और 4 के चुनाव के लिए लोग कहते हैं कि भैया सब कुछ देखा लेकिन वैसा चुनाव नहीं देखा। 24 में अंडर करंट की संभावना है? देखिए, मुझे ये लगता है कि लहर जो होती है वो एक तरह से एक देशव्यापी लहर होती है। देशव्यापी से मेरा मतलब ये है कि 1984 में थी, या मान लीजिए 2014 में थी, या 2019 में थी। 14 की मैंने देखी। हाँ। तो जो योगेंद्र जी जिन राज्यों की बात कर रहे हैं कि जहाँ विपक्ष का अंडर करंट हो सकता है या जिसके लिए वहाँ मौका है, तो वहाँ ध्यान देने वाली बात है। जैसे राजस्थान की भी जो सीटें जिनकी जिक्र हो रही है, तो वो लोकल इलेक्शन हो रहा है। मतलब वो कोई राष्ट्रीय मुद्दे पे, जो चीन की बात जो योगेंद्र जी कह रहे थे, भाई चीन में ये कर दिया या मैंने मंदिर बना दिया, उससे उनको कोई मतलब नहीं। लोग अपनी
इलाके की बात कर रहे हैं, अपने घर में पानी नहीं आ रहा है या सड़क नहीं बन रही, मतलब मैं जो बहुत बेसिक इशू लोकसभा के वो मुद्दे होने नहीं चाहिए, लेकिन जो लोगों की दिक्कतें हैं आम जनजीवन की, वो तो जहां जहां चुनाव इन मुद्दों पर हो रहा है, जो लोगों की, जिसको आप इकोनॉमिक इश्यूज कह सकते हैं या रोजमर्रा की, कि भाई नहीं मंदिर बन गया या हमने G20 करा दिया, लेकिन मेरी जिंदगी में क्या हुआ, ये तो बड़ा सवाल है। तो जहां जहां विपक्ष इस मुद्दे पर चुनाव करवा पा रहा है, लोकल इश्यूज पर या लोगों के मुद्दों पर, तो जो राजस्थान की भी कुछ सीटों की चर्चा हो रही जहां टक्कर है, वो सब लोकल टक्कर है, चाहे बाड़मेर हो, सीकर हो, चूरू हो, दौसा हो, वो जहाँ तो जाति के समीकरण कह लीजिए या वहाँ के लोकल इश्यूज कह लीजिए, तो आप देखेंगे कि ये जब तक, मतलब अगर आप मोदी और राहुल गांधी का कंपैरिजन करेंगे तो मोदी जीत जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप कोई मुद्दों से मुद्दों की लड़ाई हो रही है जहाँ पर उनका प्रभाव कम है प्रधानमंत्री का, तब विपक्ष को एक एडवांटेज मिलता है। तो ये मुझे नजर आता है फर्क, जो कि अंडर करंट है वो स्थानीय स्तर पर है, वो कुछ सीटों तक है, और लहर जो होती है वो सब सीटों पर। एक महाराष्ट्र का भी जिक्र करूंगा, कल मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, तो वहां कह रहा था कि वो ईगो ड्राइव में है, वो स्टेट जो है ईगो ड्राइव में, क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रीम बटी है, तो उसमें लड़ाई जो है वो अलग तरह की है, ना वो इश्यूज की लड़ाई है, ना वो लहर की लड़ाई है, दरअसल वो व्यक्तिगत लड़ाई है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि व्यक्तिगत लड़ाई है, क्योंकि देखो चल होता क्या है कि लोगों की फाइनली जो जिंदगी में वो अच्छा महसूस कर रहे हैं या बेहतर महसूस कर रहे हैं, उसका आउटलेट कुछ भी हो सकता है। उसका हो सकता है कि वो मोदी जी को वोट डाल दे या वो सहानुभूति में उद्धव ठाकरे को वोट डाल दे, वो एक अलग इशू है। लेकिन जो इकोनॉमिक रियलिटी है, मतलब वो तो मेरी जिंदगी है ना, जैसे कि 62% लोग कह रहे हैं कि नौकरी मिलना मेरे लिए मुश्किल हो गया है जी, तो ये कोई 10,000 लोगों का सैंपल है, फिजिकल सैंपल है। तो मुझे लगता है कि इन मुद्दों से आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। तो जहां जहां लोकल इलेक्शन हो रहा है वहां विपक्ष को जरूर एडवांटेज है। तो कुल जमा जो बात निकल कर आई उसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात की, जो नए टर्म आए हैं कि ठंडा चुनाव, अंडर करेंट, लहर है या नहीं लहर है, उसमें हमने कोशिश करी, और ख़ास तौर पर योगेंद्र सर और मिलिंद सर ने समझाने की कोशिश करी कि भैया ये जो टर्म है इनको समझिए, ऐसा नहीं है कि इनको बस बोल कर छोड़ाइए या फिर आपने कहीं से सुन लिए तो बस इसको बोल दीजिए। इसकी ज़रूरत ये है कि जहाँ लोकल इश्यूज़ पर चुनाव हो रहा है वहाँ डिफरेंट चुनाव है, और जहाँ टक्कर का चुनाव है वहाँ एक अलग रियलिटी है। आज योगेंद्र सर आप जुड़े, आपने वक्त दिया इतना सारा, वो भी चुनावों के दरमियान, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर जुड़ेंगे ऐसा विश्वास को कि हमेशा ही जुड़ते हैं और कभी भी मना नहीं करते हैं, जब भी पॉसिबल होता है बेस्ट पॉसिबल में आप हमेशा इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। आपका खूब सारा शुक्रिया सर, आपका खूब सारा शुक्रिया, और हमारे दर्शकों का खूब सारा शुक्रिया कि आपने देखा, आगे देखेंगे ऐसा पूरा विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।